नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम चैप्टर 11 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। नमस्ते। ये एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा संविधान जो देश का सुप्रीम लॉ है वो पत्थर की लकीर नहीं है, उसे बदला जा सकता है। हाँ, मतलब समय के साथ बदलना जरूरी भी है ना? एग्जैक्टली। जरूरतें बदलती हैं, समाज बदलता है, तो कानून कैसे स्थिर रह सकता है? सोचिए ना, जैसे घर के नियम होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो नियम अलग होते हैं। बिल्कुल। रात 9 बजे तक घर आ जाना। हाँ। और फिर जब वो बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं तो नियम भी बदलते हैं। थोड़ी ज्यादा आजादी, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी। सही बात है। देश का भी कुछ ऐसा ही है। नई चैलेंजेस आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो देश की जो सबसे बड़ी रूल बुक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसे भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या ये बहुत आसान है जैसे सुना है यूके में होता है, या फिर एकदम पहाड़ जैसा मुश्किल जैसे अमेरिका में? हाँ, ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, यूके का सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल माना जाता है। वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। मतलब वो जैसे चाहें बदल सकते हैं? ऑर्डिनरी कानून की तरह। टेक्निकली हाँ। वो आसानी से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बदल सकते हैं। कोई अलग से स्पेशल प्रोसीजर नहीं है ज्यादातर चीजों के लिए। अडेप्टेबल तो हैं, पर इसमें रिस्क भी है। रिस्क ये है कि अगर कोई सरकार मेजॉरिटी में है तो वो शायद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी बदल दे। स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। ओके। और दूसरी तरफ अमेरिका है। सुना है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। एक्सट्रीमली रिजिड। हाँ बिल्कुल, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज नोटोरियसली रिजिड। उनके फाउंडर्स ने प्रोसेस जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया था। कितना मुश्किल? देखिए, पहले तो कांग्रेस के दोनों हाउसेस में, मतलब सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 ये तो अपने आप में काफी है। और रुकिए, यहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद कम से कम 3/4 स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स से रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। 3/4 स्टेट्स मतलब 50 में से 38 स्टेट्स की। हाँ, बाप रे। हाँ, इसीलिए उनके 200 साल से ज्यादा के इतिहास में सिर्फ 27 बार ही संविधान अमेंड हुआ है। तो इसमें स्टेबिलिटी तो बहुत है, पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं। अगर जरूरत पड़ गई तो? प्रिसाइजली। स्टेबिलिटी है, पर सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। जरूरी बदलाव अटक जाते हैं। तो भारत ने क्या किया? हमने बीच का रास्ता चुना। न ज्यादा फ्लेक्सिबल, न ज्यादा रिजिड। एक सिंथेसिस। एग्जैक्टली, अ यूनिक ब्लेंड। भारत का संविधान न तो यूके जैसा एकदम लचीला है, न यूएस जैसा एकदम कठोर। जरूरत पड़ने पर बदल भी सकता है, पर इतनी आसानी से नहीं कि कोई भी मजाक बना दे। स्टेबिलिटी भी, एडेप्टेबिलिटी भी। 368। अच्छा, सिर्फ एक आर्टिकल 368? हाँ जी, यही वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और उसका पूरा प्रोसीजर भी बताता है। तो ये पार्लियामेंट की नॉर्मल लॉ मेकिंग पावर से अलग हुई? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्लियामेंट की 2 तरह की पावर्स हैं। एक है लेजिस्लेटिव पावर, यानी साधारण कानून बनाने की शक्ति। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी संविधान बनाने या बदलने की शक्ति। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर? हाँ, और इस पावर के तहत पार्लियामेंट संविधान के किसी भी प्रोविजन में 3 चीजें कर सकती है। एडिशन, कुछ नया जोड़ना। ओके। वेरिएशन, मौजूदा चीज को बदलना। या रिपील, किसी चीज को हटा देना। एडिशन, वेरिएशन और रिपील, मतलब पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है। ये पावर अनलिमिटेड है। यही तो असली कहानी है। शुरू में, मतलब आजादी के बाद, जनरल अंडरस्टैंडिंग यही थी कि हाँ, पार्लियामेंट की ये पावर काफी हद तक एब्सोल्यूट है। वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। और ऐसा हुआ भी था शुरू में। हाँ, कई अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल आया। गोलकनाथ केस 1967 में कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया और कहा कि नहीं, हम फंडामेंटल राइट्स समेत किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकते हैं। एक तरह की टसल चल रही थी। और इस टसल का क्लाइमैक्स आया 1973 में, वो फेमस केस केशवानंदा। बिल्कुल, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। शायद भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण केस। 13 जजों की बेंच बैठी थी। और फैसला क्या आया? कोर्ट ने माना कि हाँ, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी। लेकिन एक बड़ा लेकिन। हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की ये अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड नहीं है। वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल ढांचे को डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है?
क्या कोर्ट ने इसकी कोई लिस्ट दी कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं? नहीं, कोर्ट ने कोई फिक्स्ड एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी। कहा कि केस बाय केस बेसिस पर तय होगा, पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल कैरेक्टर। बाद में और भी चीजें जुड़ती गईं, जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वगैरह। और लोकतंत्र टिका है। जैसे घर की नींव होती है, आप कमरे बदल लो, रंग बदल लो, पर नींव नहीं हिला सकते। परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल। आप इंटीरियर बदल सकते हैं पर फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यही इंश्योर करता है कि संशोधन के नाम पर संविधान की आत्मा ही न खत्म हो जाए। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है जुडिशरी की तरफ से। समझ गए। तो पावर है पार्लियामेंट के पास, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर की सीमा में है। अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। मान लीजिए कोई अमेंडमेंट लाना है जो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ रहा, तो आर्टिकल 368 के हिसाब से प्रोसीजर क्या है? स्टेप 1। पहला कदम है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। अमेंडमेंट का प्रस्ताव एक बिल के रूप में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? पार्लियामेंट में या स्टेट्स में भी? नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट में। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यों की विधानसभाओं में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? स्टेट्स इनिशिएट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संविधान तो पूरे देश का है ना, तो उसे बदलने की पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को ही दी गई है। फेडरलिज्म का ध्यान रखा गया है, पर वो रैटिफिकेशन स्टेज पर आता है। अच्छा, तो बिल पार्लियामेंट में आ गया। स्टेप 2, कौन ला सकता है इसे? सिर्फ सरकार। नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग है। बिल कोई मिनिस्टर भी ला सकता है, जिसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, मतलब ऐसा एमपी जो मंत्री नहीं है। अच्छा, ये तो बढ़िया है, मतलब इनिशिएटिव कहीं से भी आ सकता है। और क्या प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मनी बिल्स में होता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन या परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, क्लियर। बिल इंट्रोड्यूस हो गया। अब सबसे मुश्किल पड़ाव, स्टेप 3, पासिंग द बिल। यहां पर वो स्पेशल मेजॉरिटी वाली बात आती है, राइट? हाँ, बिल्कुल, ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है। और पास भी कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से नहीं? नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से। ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, जरा डिटेल में समझाइए। देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 का मतलब है कि 2 कंडीशंस एक साथ पूरी होनी चाहिए। 2 कंडीशंस कौन सी? पहली, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत चाहिए। जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ 453 है, तो कम से कम 272 वोट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे उस दिन कितने भी लोग आए हों या ना आए हों। ओके, टोटल स्ट्रेंथ का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और दूसरी कंडीशन? दूसरी, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने सदस्य उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, उनमें से कम 2/3 2/3 का समर्थन चाहिए बिल को। ओह, ये तो डबल रिक्वायरमेंट हो गई। मतलब सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 काफी नहीं है, टोटल स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी भी चाहिए। हाँ जी, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझाएंगे प्लीज। मान लीजिए लोकसभा में 500 लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो 500 का 2/3 कितना हुआ? लगभग 334। तो आपको कम से कम 334 वोट चाहिए, कंडीशन 2। लेकिन आपको कंडीशन 1 भी देखनी है, टोटल स्ट्रेंथ 543 का मेजॉरिटी, जो है 272। अब 334 जो है वो 272 से ज्यादा है, तो इस केस में आपको कम से कम 334 वोट्स चाहिए होंगे। अच्छा, और अगर मान लीजिए सिर्फ 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, तो 300 का 2/3 हुआ 200, कंडीशन 2। लेकिन कंडीशन 1 क्या है? 272। अब 200 तो 272 से कम है, तो सिर्फ 200 वोट से बिल पास नहीं होगा, भले ही वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 हो। इस केस में आपको कम से कम 272 वोट्स चाहिए होंगे, क्योंकि टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी क्रॉस करना जरूरी है। बाप रे, ये तो वाकई काफी टफ है। ऑर्डिनरी कानून तो सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 से पास हो जाता है। संविधान के लिए इतनी सख्ती क्यों? अरे भाई, संविधान है देश का फंडामेंटल लॉ, कोई रोजमर्रा का कानून थोड़ी है कि आज बनाया कल बदल दिया। ये स्पेशल मेजॉरिटी इंश्योर करती है कि बदलाव के पीछे एक बड़ा कंसेंसस हो, सिर्फ हवा हवाई में ना हो जाए। ये स्टेबिलिटी देता है। मेक सेंस। जैसे घर का कोई बड़ा रूल बदलना हो तो ज्यादातर लोगों की हाँ चाहिए होती है। बिल्कुल। अच्छा, तो स्टेप 4 क्या है? दोनों सदनों में अलग अलग पास होना। हाँ, आपने बताया था, लोकसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से, सेपरेटली।
यस, एब्सोल्युटली सेपरेटली। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने पास कर दिया, दूसरे ने नहीं किया और बिल पास मान लिया गया। नो, बोथ हाउसेस मस्ट कंकर इंडिविजुअली। और अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, या अमेंडमेंट्स पर सहमति नहीं बनी, तो क्या जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट, जैसे ऑर्डिनरी बिल्स में होता है? नहीं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्टेप 5, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। संविधान संशोधन बिल के मामले में अगर दोनों सदनों में डेडलॉक होता है तो बिल वहीं खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब राज्यसभा, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, उसकी पावर अमेंडमेंट प्रोसेस में काफी बढ़ जाती है। प्रिसाइसली। लोकसभा अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बल पर अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा का सहमत होना उतना ही जरूरी है। ये फेडरल प्रिंसिपल को भी स्ट्रेंथन करता है और प्रोसेस को और ज्यादा डिलिबरेट बनाता है शायद। हाँ बिल्कुल, एक और फिल्टर लग जाता है। अच्छा, मान लीजिए बिल दोनों सदनों से सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, क्या अब काम खत्म? प्रेसिडेंट के पास जाएगा? ऑलवेज नहीं। कुछ मामलों में एक और स्टेप आता है, स्टेप 6, रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। स्टेट्स की रैटिफिकेशन, ये कब जरूरी होती है? ये तब जरूरी होती है जब अमेंडमेंट संविधान के फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट करता हो। फेडरल प्रोविजंस मतलब वो चीजें जो सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ी हैं। हाँ, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यूनियन और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े प्रावधान, लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 7th शेड्यूल की लिस्ट्स, पार्लियामेंट में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन या खुद आर्टिकल 368 का प्रोसेस। ओके, तो अगर अमेंडमेंट इनमें से किसी चीज को छू रहा है तो क्या करना होगा? तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद उस बिल को कम से कम आधे राज्यों यानी एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स के पास भेजा जाएगा रैटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन के लिए। आधे राज्य मतलब अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं को हाँ बोलना पड़ेगा। करेक्ट। और यहाँ एक और डिटेल है, राज्यों को ये रैटिफिकेशन सिंपल मेजॉरिटी से करना होता है। अच्छा, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी पर स्टेट्स में सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, मतलब उस राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य प्रेजेंट इन वोटिंग है उनका 50% +1 का सपोर्ट काफी है। ये स्टेट्स की रैटिफिकेशन वाला स्टेप क्यों डाला गया? फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राज्यों के हितों की रक्षा के लिए। भाई, अगर आप ऐसे नियम बदल रहे हो जिनसे राज्यों की शक्तियां या अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी सहमति लेना तो बनता है ना। ये सेंटर को यूनिलैटरली फेडरल बैलेंस बदलने से रोकता है। वाकई बहुत सोचा समझा मैकेनिज्म है, फेडरलिज्म का सम्मान है इसमें। चलिए, अब तो प्रोसेस के बिल्कुल अंत में आ गए होंगे। बिल दोनों हाउसेस से पास, स्टेट्स से रैटिफाई अगर जरूरी था। अब आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 7, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल जब सारी बाधाएं पार कर लेता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? क्या वो मना कर सकते हैं साइन करने से, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं जैसे ऑर्डिनरी बिल्स में होता है? सस्पेंसिव वीटो? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है। उन्हें बिल पर अपनी सहमति देनी ही होगी। मस्ट गिव असेंट। मस्ट गिव असेंट मतलब कोई चारा ही नहीं है। ये तो बस फॉर्मेलिटी हुई। अमेंडमेंट एक्ट 1971 से डाली गई थी। लॉजिक ये है कि जब बिल पार्लियामेंट और स्टेट्स इफ एप्लीकेबल के इतने रिगरस प्रोसेस से पास होकर आया है तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की इच्छा है, उसे प्रेसिडेंट को वीटो नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो 24th अमेंडमेंट ने तय कर दिया तो राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया। स्टेप 8, बिल क्या बन गया? जैसे ही प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है वो बिल एक एक्ट बन जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसी क्षण से भारत का संविधान उस एक्ट की शर्तों के अनुसार संशोधित मान लिया जाता है। द चेंज इज नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर द्वारा, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से अलग अलग पास होना, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं, फेडरल मैटर्स पर आधे स्टेट्स की सिंपल मेजॉरिटी से रैटिफिकेशन, और आखिरी में प्रेसिडेंट की कंपल्सरी असेंट। वाह, काफी लंबा और डिटेल्ड प्रोसेस है। बिल्कुल, और यही डिटेल इसे यूनिक बनाता है। ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का वो बैलेंस दिखाता है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाने की कोशिश की। ये सुनिश्चित करता है कि देश का मूल कानून न तो बहुत आसानी से बदले, न बदलना नामुमकिन हो जाए,
और हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा सुरक्षित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पिछले हिस्से में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं संविधान संशोधन के प्रकारों पर, मतलब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना हो तो उसके क्या-क्या तरीके हैं? क्योंकि जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, उसे टाइम के साथ अपडेट करना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। जैसे समाज बदलता है, नई ज़रूरतें आती हैं, नई चुनौतियां आती हैं, तो भाई कानून को भी, खासकर फाउंडेशनल लॉ को, बदलना पड़ता है। बिल्कुल। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये बात बखूबी समझते थे। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 368 में इसका पूरा एक मैकेनिज्म दिया है कि ये बदलाव कैसे होंगे। हाँ, आर्टिकल 368, ये तो काफी सुना है इसके बारे में। पर मेरा सवाल ये है कि क्या हर छोटा बड़ा बदलाव, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कुछ बदलना हो, तो क्या वो सब आर्टिकल 368 के थ्रू ही होता है या कोई और रास्ता भी है? यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, आर्टिकल 368 में जो है वो मुख्य रूप से दो तरीके बताता है अमेंडमेंट के लिए। पहला तरीका है पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से, और दूसरा है पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं उनकी मंजूरी, जिसे रैटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें पार्लियामेंट बिल्कुल एक साधारण कानून की तरह बदल सकती है, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। ये तो सुनने में काफी आसान लग रहा है। जैसे स्कूल में नहीं होता था, क्लास मॉनिटर चुनना है, हाथ उठाओ, जिसकी तरफ ज्यादा हाथ वो जीत गया, वैसा कुछ। हाँ, प्रोसेस के हिसाब से वैसा ही है, आसान है। और मजेदार बात यह है कि आर्टिकल 368 के नजरिए से देखें तो इन सिंपल मेजॉरिटी वाले बदलावों को टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता है, मतलब उस आर्टिकल के पर्पस के लिए। आर्टिकल 368 एक तरह से कहता है, भाई ये मेरे दायरे से बाहर की चीज है। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इसका मतलब हुआ कि टेक्निकली 3 अलग-अलग लेवल के रास्ते हो गए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के। एक वो जो आर्टिकल 368 के स्कोप में ही नहीं आता, और 2 वो जो स्पेसिफिकली उसमें दिए गए हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हो गई अमेंडमेंट्स की। ए, पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी से होने वाले बदलाव। बी, पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी से होने वाले बदलाव, ये आर्टिकल 368 का मुख्य हिस्सा है। और सी, और पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी और साथ में आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स के रैटिफिकेशन से होने वाले बदलाव, ये भी आर्टिकल 368 में है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये सिंपल मेजॉरिटी वाला फंडा क्या है? ये कितना सिंपल है? जैसे आपने कहा स्कूल वोटिंग जैसा। हाँ, एनालॉजी काफी हद तक ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब सीधा सा है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, जब किसी बिल पर वोटिंग हो रही है तो जितने सदस्य उस समय वहां मौजूद हैं, प्रेजेंट, और वोट कर रहे हैं, वोटिंग, उनका बहुमत चाहिए। यानी 50% से ज्यादा। बस इतना ही। अगर मान लीजिए लोकसभा में वोटिंग के टाइम 400 मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग है तो 201 वोट्स पर बिल पास हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ पास होता है। और आपने कहा कि आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कम इम्पोर्टेंट वाले बदलाव हैं, इनकी अहमियत कम है क्या? नहीं, अहमियत कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शायद इनका जो नेचर है वो ज्यादातर प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को शायद लगा होगा कि देश चलाने के लिए, डे टू डे गवर्नेंस के लिए कुछ चीजों को बदलने की प्रक्रिया थोड़ी आसान रखनी चाहिए, उसमें ज्यादा रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए वरना काम अटक जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये रास्ता रखा गया। आर्टिकल 368 से बाहर रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनके लिए वो मुश्किल वाली स्पेशल मेजॉरिटी की प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आता क्या क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिनसे हम लोग रिलेट कर पाएं? शायद कुछ ऐसी चीजें जो आजकल खबरों में भी रहती हों। हाँ बिल्कुल, इसकी लिस्ट वैसे तो काफी लंबी है, पर कुछ मेन एरियाज बताता हूँ। पहला, स्टेट से रिलेटेड चीजें, जैसे मान लीजिए नए स्टेट्स को भारत में शामिल करना, एडमिशन, या नए राज्य बनाना, एस्टैब्लिशमेंट, या फिर मौजूदा राज्यों की बाउंड्रीज बदलना, उनका एरिया कम ज़्यादा करना, या उनका नाम बदलना। ये तो हम देखते ही रहते हैं ना। हाँ जी। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, या पहले उत्तरांचल था उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा का नाम ओडिशा हुआ। ये सब सिंपल मेजॉरिटी से ही हुआ। कल को मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम बदलने का प्रपोजल आता है तो वो भी इसी रास्ते से हो सकता है। इसी में एक और चीज है, राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषद होती हैं कुछ जगह, उनको बनाना या खत्म करना, ये भी पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है।
हाँ, ये राज्यों के नाम बदलने वाली बात तो अक्सर चर्चा में रहती है। बिल्कुल। दूसरा एरिया है पार्लियामेंट की अपनी कार्यवाही और मेंबर्स से जुड़ा हुआ, जैसे पार्लियामेंट में कोरम कितना होगा, मतलब सदन चलाने के लिए कम से कम कितने एमपीज मौजूद होने चाहिए। एमपीज की सैलरी और अलाउंसेस तय करना या बदलना, ये तो हमेशा ही हॉट टॉपिक रहता है, जब भी बदलता है। पार्लियामेंट के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब वो अपना काम कैसे करेगी, उसके नियम, या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस, उनको कुछ खास छूट या अधिकार मिलते हैं, उनमें बदलाव करना। कभी कभी सुनते हैं ना प्रिविलेज मोशन लाया गया, वो इसी से जुड़ा है। अच्छा, एमपीज की सैलरी वाला मामला भी सिंपल मेजॉरिटी से, ये तो लगता है आसानी से हो जाता होगा फिर। हाँ, फिर तीसरा एरिया है जुडिशरी से रिलेटेड कुछ चीजें, पर बहुत लिमिटेड, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस की संख्या कितनी होगी ये तय करना। जैसे जैसे केस लोड बढ़ता है जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ती है, या सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कुछ मामलों में बढ़ाना हो। चौथा, सिटीजनशिप और इलेक्शंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिटीजनशिप कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, एक्विजिशन और टर्मिनेशन, इसके नियम बनाना। जैसे अभी कुछ साल पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए पर इतनी बहस हुई थी, वो कानून पार्लियामेंट ने इसी सिंपल मेजॉरिटी वाले प्रोसेस से पास किया था, क्योंकि वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड कर रहा था। इलेक्शन से जुड़े कई प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को फिर से तय करना, डिलिमिटेशन, इसका तो सीधा असर हम वोटर्स पे पड़ता है कि हमारा एमपी या एमएलए कौन होगा, किस क्षेत्र से होगा, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। हाँ, डिलिमिटेशन की बात भी चलती रहती है अक्सर। और पांचवा, कुछ स्पेसिफिक एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यूनियन टेरिटरीज का गवर्नेंस कैसे चलेगा, या फिर फिफ्थ स्केड्यूल जो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन से जुड़ी है, और सिक्स स्केड्यूल जो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज के प्रशासन से जुड़ी है। इन शेड्यूल्स में बदलाव भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। आसान वाला तरीका। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी पर। ये नाम से ही लग रहा है कि कुछ खास है, कुछ मुश्किल है। तो ये स्पेशल क्यों है? इसमें क्या खास बात है? हाँ, अब हम आर्टिकल 368 के कोर एरिया में आ गए हैं। यहां से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना वाकई मुश्किल हो जाता है। ये स्पेशल मेजॉरिटी सिर्फ 50% से ज्यादा वाली बात नहीं है, इसमें दो कंडीशंस हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अलग अलग। दो कंडीशंस एक साथ? अच्छा, क्या है वो? देखिए, पहली कंडीशन, हाउस की टोटल मेंबरशिप का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका मतलब है सदन में कुल जितनी सीटें हैं, चाहे वो भरी हों या खाली हों, उस टोटल नंबर के 50% से ज्यादा सदस्यों का समर्थन चाहिए। जैसे लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो कम से कम 272 मेंबर्स का हाँ बोलना जरूरी है, चाहे उस दिन वोटिंग में 400 लोग ही क्यों ना आए हो। ये दिखाता है कि हाउस की ओवरऑल विल है या नहीं। समझी। सिर्फ आए हुए लोगों का नहीं, पूरी स्ट्रेंथ का आधा से ज्यादा। ओके। और दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन, जितने सदस्य उस वक्त सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में किसी दिन 450 सदस्य प्रेजेंट हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनमें से कम 300 सदस्यों, जो कि 450 का 2/3 है, का समर्थन चाहिए उस बिल के पक्ष में। ओह, मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 काफी नहीं है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस वाला हर्डल भी पार करना होगा। अरे बाप रे, ये तो डबल चेक हो गया। जैसे कॉलेज फेस्ट के बजट को पास कराने के लिए सिर्फ मीटिंग में आए स्टूडेंट्स का 2/3 नहीं, पूरे कॉलेज की स्ट्रेंथ का 50% प्लस अप्रूवल भी चाहिए। ये तो काफी टफ बना दिया गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये डबल चेक ही इसे स्पेशल बनाता है। ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा बदलाव हल्के में ना हो जाए या सिर्फ कुछ लोगों की मौजूदगी का फायदा उठाकर ना हो जाए। इसके लिए एक बहुत मजबूत कंसेंसस चाहिए सदन के अंदर। और एक और टेक्निकल बात है, कॉन्स्टिट्यूशन तो टेक्निकली कहता है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी बिल के थर्ड रीडिंग स्टेज पर, यानी जब फाइनल वोटिंग होती है तब चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने अपने नियमों में सावधानी बरतते हुए, बाय वे ऑफ अबंडेंट कॉशन कहते हैं इसे, ये प्रोविजन कर दिया है कि बिल के सभी इफेक्टिव स्टेजेस पर ये स्पेशल मेजॉरिटी लागू होगी। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक सख्ती बरती जाती है। समझ गए। तो जाहिर है इस मुश्किल तरीके से जो चीजें बदली जाती होंगी वो ज्यादा फंडामेंटल किस्म की होंगी, ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे कि क्या? हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादातर प्रावधान जो पहली सिंपल मेजॉरिटी और तीसरी श्रेणी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स कंसेंट में नहीं आते, वो इसी तरीके से बदले जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो सबसे अहम चीजें शामिल हैं। पहला, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है।
हम सबके बुनियादी अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन और बाकी सब। इनमें कोई भी बदलाव करना हो, जैसे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था 86th अमेंडमेंट से, उसके लिए यही स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी। आप सोचिए, हमारे बेसिक राइट्स को बदलना कितना मुश्किल बनाया गया है। ये स्टेट की पावर पर एक बहुत बड़ा चेक है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स तो कोर हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीएसपी। ये वो सिद्धांत हैं जो सरकार को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, या सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना। हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, पर ये देश को किस दिशा में जाना चाहिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। इनमें भी बदलाव के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अच्छा, डीएसपी भी इसी में आता है? हाँ, और इनके अलावा तीसरा, बाकी सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी कैटेगरी में नहीं आते। बेसिकली जो कुछ भी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बदलता और जो फेडरल स्ट्रक्चर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, वो सब इसी कैटेगरी में आता है। तो ये एक तरह से डिफॉल्ट तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर संजीदा किस्म के बदलावों के लिए। समझ गए। मतलब जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, या सरकार के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादातर कोर हिस्से हैं, उनको बदलना आसान नहीं है। उसके लिए पार्लियामेंट में एक बहुत मजबूत सहमति चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेबिलिटी देता है, उसे किसी सरकार की मनमर्जी से बचाता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल लेवल, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। बाप रे, इसमें तो राज्यों की सहमति भी चाहिए। ये कब जरूरी होता है? ऐसा क्या है जिसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी भी काफी नहीं है, स्टेट से भी पूछना पड़ता है? ये तब जरूरी होता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रावधानों को बदलना चाह रहे हैं जो सीधे सीधे भारत के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच शक्तियों का जो संतुलन है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे जुड़े मामले। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब भी इस सेंटर स्टेट बैलेंस को, इस रिश्ते को अफेक्ट करने वाला कोई बदलाव करना हो, तब सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी काफी नहीं है। आपको कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों, स्टेट लेजिस्लेचर से भी हाँ करवानी पड़ती है। ये दिखाता है कि स्टेट्स सिर्फ सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है, बल्कि उनका अपना एक संवैधानिक वजूद और भूमिका है। तो इसकी प्रोसेस क्या हुई? मतलब पहले पार्लियामेंट में वो मुश्किल वाली स्पेशल मेजॉरिटी से पास करो और फिर बिल को स्टेट्स के पास भेजो। ये तो मतलब एक और लेवल की सिक्योरिटी हो गई, डबल लॉक सिस्टम जैसा, पार्लियामेंट का ताला भी और स्टेट्स का ताला भी। हाँ बिल्कुल, डबल लॉक कह सकते हैं आप। इसमें 2 स्टेजेस हैं, जैसा आपने कहा। पहला स्टेज, बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा। वही डबल कंडीशन वाली स्पेशल मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दूसरा स्टेज, जब बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तब उसे सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भेजा जाता है, उनके कंसिडरेशन और रैटिफिकेशन के लिए। यहां रिक्वायरमेंट यह है कि कम से कम आधे, मतलब हाफ राज्यों की विधानसभाएं उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करके अपनी सहमति दें। अच्छा, सिर्फ आधे राज्य? मतलब अगर आज 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की हाँ चाहिए, बाकी 14 अगर ना कह दें या कुछ भी ना करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? एग्जैक्टली। जैसे ही 14वें राज्य की सहमति मिल जाती है, अज्यूमिंग 28 स्टेट्स, रैटिफिकेशन की कंडीशन पूरी हो जाती है। उसके बाद बाकी राज्य क्या करते हैं, उससे उस बिल के पास होने पे कोई असर नहीं पड़ता। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो सोर्स बताता है, राज्यों के लिए इस रैटिफिकेशन पर फैसला लेने की कोई समय सीमा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। अरे, नो टाइम लिमिट? सच में? मतलब राज्य चाहे तो बिल्कुल लटका सकते हैं? या इसका मतलब यह है कि वो आराम से सोच विचार करके अपना फैसला ले सकते हैं। ये तो बड़ा अजीब है। इससे तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग का भी स्कोप बनता होगा। हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। ये राज्यों को लेवरेज भी देता है और उन्हें जल्दबाजी में फैसला लेने से बचाता भी है। ये एक ओपन पॉइंट है जिस पर डिबेट होती रहती है। इंटरेस्टिंग। तो इस सुपर सिक्योरिटी वाले तरीके से, जिसमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे स्टेट्स का ग्रीन सिग्नल चाहिए, कौन से प्रोविजंस बदले जाते हैं? ये तो जरूर बहुत ही फाउंडेशनल चीजें होंगी जो सेंटर और स्टेट्स दोनों के पावर इक्वेशन को सीधे अफेक्ट करती होंगी। बिल्कुल, इसमें वही चीजें आती हैं जो फेडरल बैलेंस के एकदम कोर में हैं। एक, राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया,
क्योंकि प्रेसिडेंट के चुनाव में एमपीज के साथ साथ एमएलएज भी वोट डालते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में कोई भी बदलाव राज्यों की रजामंदी के बिना नहीं हो सकता। 2. संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की शक्तियों की सीमाएं कहां तक होंगी, इसमें कोई बदलाव। 3. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, न्यायपालिका, खासकर हायर जुडिशरी, फेडरल सिस्टम का संतुलन बनाए रखने में अहम रोल निभाती है। उनकी पावर्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में बदलाव के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। 4. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, ये शायद सबसे क्रूशियल है। कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट, जिन पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट, जिन पर स्टेट्स बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट, जिन पर दोनों बना सकते हैं। इन लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट इधर से उधर करना, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स का बैलेंस बदलना, इसके लिए स्टेट्स की सहमति अनिवार्य है। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का दिल है एक तरह से। 5. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी, इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है। जब जीएसटी लाया गया तो उसने सेंटर और स्टेट्स दोनों के टैक्सेशन पावर्स को फंडामेंटली बदल दिया। एक नई जीएसटी काउंसिल बनी जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए राज्यों का रेटिफिकेशन बहुत जरूरी था। ये शायद आजादी के बाद का सबसे बड़ा फेडरल रिफॉर्म माना जाता है। हाँ, जीएसटी वाला पॉइंट तो बिल्कुल साफ करता है इस कैटेगरी को। बिल्कुल। फिर 6. 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची में कोई भी बदलाव करना। 7. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, खासकर राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। राज्यसभा को तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही कहते हैं, तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन संसद में कैसे होगा, ये बदलने के लिए उनसे पूछना तो बनता है। 8. और सबसे दिलचस्प, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो संसद की शक्ति है और उसकी जो प्रक्रिया है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 368 में, अगर उस प्रक्रिया को ही बदलना हो तो उसके लिए भी यही सबसे कठिन प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। वाओ, ये तो अल्टीमेट है। मतलब खेल के नियम बदलने के लिए भी वही नियम फॉलो करना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये तो एकदम इंसेप्शन मूवी जैसा हो गया। रूल बदलने के रूल को बदलने का रूल। हाँ, आप कह सकती हैं ये एक तरह का अल्टीमेट सेफगार्ड है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी सरकार आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस को ही डाइल्यूट न कर दे अपनी सुविधा के लिए। ये सारे प्रावधान दिखाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फेडरलिज्म को लेकर कितने संजीदा थे। वो सेंटर और स्टेट्स के बीच एक मजबूत संतुलन चाहते थे जिसे आसानी से बिगाड़ा ना जा सके। तो ये हैं वो 3 मुख्य तरीके जिनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समय और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। एक सिंपल मेजॉरिटी वाला रास्ता जो ज्यादातर रोजमर्रा के कामों जैसा है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो ज्यादा संजीदा कोर मुद्दों और फंडामेंटल राइट्स जैसे अहम हिस्सों के लिए है, उन्हें बचाता है। और तीसरा, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ राज्यों का थम्स अप जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र राज्य संबंधों की नींव को बचाता है। हर तरीके का अपना वजन है, अपनी अहमियत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तीनों तरीके मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर देते हैं। ये ज़रूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी है, इसमें लचीलापन भी है, और अपने कोर वैल्यूज़ और स्ट्रक्चर को लेकर रिजिड भी है, मजबूत भी है। कुछ चीज़ें देश चलाने की ज़रूरतों के हिसाब से आसानी से बदली जा सकती हैं, जबकि जो बुनियादी सिद्धांत हैं और संघीय ढांचा है, उन्हें ज़्यादा सुरक्षा दी गई है। ये एक बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी ताकत है। इंटरेस्टिंग। काफी हद तक क्लैरिटी आ गई इन तीनों मैकेनिज्म्स पर और उनके पीछे की सोच पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी अमेंडमेंट प्रोसेस पर क्या क्रिटिसिज्म्स या डिबेट्स होते हैं। ठीक है, तो पिछली बार हमने प्रक्रिया समझी थी, अब हम संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि आलोचक क्या कहते हैं इस बारे में। जो लोग हमारे संविधान को बदलने के तरीके पर सवाल उठाते हैं, उनके क्या पॉइंट्स हैं? बिल्कुल। देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता और भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। ये क्रिटिसिज्म समझना जरूरी है ताकि हम इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों को सही पर्सपेक्टिव में देख सकें। हाँ, बिल्कुल। तो पहली आलोचना ये है कि भारत में संविधान संशोधन के लिए
जैसे अमेरिका में होता है, वैसा कोई विशेष निकाय, कोई स्पेशल बॉडी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ही नहीं। सही। सारी शक्ति संसद में ही है और कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं में। मतलब कोई अलग से डेडिकेटेड बॉडी नहीं बनाई गई सिर्फ संविधान को बदलने के लिए। हाँ, ये एक बड़ा आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्था यानी हमारी पार्लियामेंट रोजमर्रा के कानून बनाती है, जैसे मान लीजिए कोई नया ट्रैफिक रूल्स एक्ट आ गया या इनकम टैक्स स्लैब बदल दिया, वही संस्था संविधान जैसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट को, देश के फाउंडेशनल लॉ को बदलने की शक्ति भी रखती है। अच्छा। अमेरिका में सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां अगर जरूरत महसूस हो तो सिर्फ संविधान संशोधन पर विचार करने और उसे पास करने के लिए एक विशेष सभा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाई जा सकती है। ये उनकी डे टू डे लॉ मेकिंग बॉडी यानी कांग्रेस से अलग होती है। तो मतलब ये कुछ ऐसा हो गया जैसे जो कमेटी शायद कॉलेज में कैंटीन का मेन्यू डिसाइड करती है या हॉस्टल के इन टाइम रूल्स तय करती है। हाँ। वही कमेटी कॉलेज का पूरा चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकती है। क्रिटिक्स का यही कहना है कि क्या इससे संविधान की जो एक खास अहमियत है, उसकी सैंक्टिटी, वो कम नहीं होती? क्या इतने फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए एक ज्यादा फोकस्ड और शायद ज्यादा डिलिबरेटिव प्रोसेस नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, ये सवाल उठाया जाता है, क्या साधारण कानून और संवैधानिक कानून बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा फर्क होना चाहिए था, सिर्फ मेजॉरिटी के टाइप के अलावा? और इसी से जुड़ा है दूसरा बिंदु भी। हाँ, दूसरी बात, संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति, मतलब इनिशिएटिव लेने का अधिकार केवल संसद के पास है। केवल संसद के पास। राज्य विधानमंडल अमेरिका के विपरीत संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव पेश ही नहीं कर सकते। इनिशिएटिव हमेशा सेंटर से ही आएगा। इसमें बस एक आप कह सकते हैं छोटा सा अपवाद है, जब कोई राज्य विधानमंडल यानी स्टेट असेंबली संसद से अनुरोध करे कि उनके राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अपर हाउस बनानी है या खत्म करनी है। अच्छा, हाँ। ये एक प्रोसीजरल चीज है, राज्य के स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, लेकिन यहां भी ट्विस्ट ये है कि संसद उस प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है, नामंजूर कर सकती है या उसे ठंडे बस्ते में डाल सकती है। अरे हाँ, मतलब राज्यों के हाथ में इनिशिएटिव बहुत ही लिमिटेड है और उस पर भी फाइनल डिसीजन पूरी तरह से संसद का है। यानी स्टेट्स के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा पीछे बैठकर सजेशन दे सकते, वो भी सिर्फ एक खास रास्ते, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। बाकी संविधान के किसी और हिस्से को बदलने का प्रपोजल राज्य शुरू ही नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। जबकि अमेरिका में अगर 2/3 राज्य चाहें तो वो मिलकर कांग्रेस से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाने की मांग कर सकते हैं। वहां स्टेट्स के पास इनिशिएटिव लेने की एक रियल पावर है। सही। भारत में ये पावर राज्यों को नहीं दी गई। क्रिटिक्स पूछते हैं, इज दिस ट्रूली फेडरलिज्म इन स्पिरिट, जहां स्टेट्स फंडामेंटल लॉ को बदलने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं कर सकते? ये निश्चित रूप से दिखाता है कि भारतीय व्यवस्था में अमेंडमेंट प्रोसेस को ट्रिगर करने के मामले में सेंटर यानी संसद का पड़ला काफी भारी है। स्टेट्स की भूमिका रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट यह है कि संविधान का अधिकांश हिस्सा अकेले संसद द्वारा विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी या फिर साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से संशोधित किया जा सकता है। मतलब ज्यादातर बदलाव पार्लियामेंट खुद ही कर सकती है, राज्यों से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। केवल कुछ ही मामलों में राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक होती है, और ये वो मामले हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन से सीधे तौर पर जुड़े हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की शक्तियां और जुरिस्डिक्शन, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, 7th शेड्यूल की कोई भी लिस्ट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और खुद आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट प्रोसेस बताता है। अच्छा। इन स्पेसिफिक मामलों में संसद के स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से रैटिफिकेशन यानी अनुमोदन चाहिए। और हाँ, आपने स्पेशल मेजॉरिटी की बात की तो उसे क्लैरिफाई कर दें प्लीज, वो क्या था? हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और साथ ही सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। शुक्रिया क्लैरिटी के लिए। तो मतलब फेडरलिज्म से जुड़े इन कोर मुद्दों पर भी बस 50% राज्यों की विधानसभाओं से सिंपल मेजॉरिटी से हाँ करवाना काफी है। जबकि अमेरिका में देखिए, वहां किसी भी संशोधन के लिए 3/4, 3/4
यानी 75% राज्यों की सहमति चाहिए होती है। हाँ, ये 50% वर्सेस 75% का फर्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। हाँ, आलोचक इसी पर सवाल उठाते हैं, क्या आधे राज्यों की सहमति वाकई संघीय भावना, फेडरल स्पिरिट को दर्शाती है, खासकर जब कोई विवादास्पद संशोधन हो जिस पर देश बटा हुआ हो? आधे राज्य हाँ कह दें, आधे ना कह दें और संविधान बदल जाए। क्या ये राज्यों की कलेक्टिव विल का सही रिफ्लेक्शन है? सही में ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक बड़े जॉइंट फैमिली में पुश्तैनी घर बेचना है या नहीं, इस फैसले पर सिर्फ आधे भाइयों की सहमति काफी हो, बाकी आधे सहमत न भी हो तो चलेगा। क्रिटिक्स का पॉइंट है कि ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम सेंट्रलाइजेशन की तरफ झुका हुआ है। हाँ, कह सकते हैं। और राज्यों की आवाज को शायद उतनी वेटेज नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी, स्पेशली ऑन मैटर्स अफेक्टिंग द कोर फेडरल बैलेंस। ये डिबेट का एक अहम मुद्दा है। Is the threshold for state ratification adequate to protect states' interests in a diverse country like India? बिल्कुल। अब चौथी आलोचना पर आते हैं। ये थोड़ी प्रोसीजरल है लेकिन इम्पॉर्टेंट लगती है। संविधान ये निर्धारित नहीं करता है कि राज्य विधानमंडलों को उनके पास रैटिफिकेशन के लिए भेजे गए संशोधन को कितने समय के भीतर अनुमोदित मतलब रैटिफाई या अस्वीकार रिजेक्ट करना चाहिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई टाइम लिमिट नहीं। और इतना ही नहीं, संविधान इस पर भी चुप है कि क्या कोई राज्य एक बार सहमति देने के बाद अपनी मंजूरी वापस ले सकता है या नहीं। मान लीजिए एक राज्य ने हाँ कह दिया, बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाने ही वाला है और तभी उस राज्य में सरकार बदल गई और नई सरकार ने कहा नहीं, हम अपना पिछला अप्रूवल विड्रॉ करते हैं। संविधान इस सिचुएशन पर कोई गाइडेंस नहीं देता। ये साइलेंस अनसर्टेनिटी पैदा करती है। हाँ, ये तो वैसा है जैसे आपने किसी को एक जरूरी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए भेजा पर कोई डेडलाइन नहीं दी। अब वो महीनों लगा दें या साल भर लगा दें, आप इंतजार ही कर सकते हैं। बिल्कुल। या फिर साइन करके कोरियर करने के बाद फोन करके कहे अरे नहीं यार मेरा मन बदल गया, वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देना। इससे पूरी प्रक्रिया में डिले और कंफ्यूजन हो सकता है। कोई बिल संसद से पास होकर राज्यों के पास रैटिफिकेशन के लिए सालों तक लिम्बो में फंसा रह सकता है। हाँ बिल्कुल। जीएसटी के केस में भी रैटिफिकेशन में काफी समय लगा था, हालांकि वहां शायद और भी फैक्टर्स थे। पर ये टाइम लिमिट का ना होना प्रोसेस को अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। सही। और ये प्रक्रिया की एफिशिएंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी पर सवाल उठाता है। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव अनिश्चित काल के लिए अटक सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य फैसला नहीं ले रहे या लेना नहीं चाहते। बिल्कुल। पांचवा मुद्दा भी प्रोसीजरल डेडलॉक से जुड़ा है। अगर किसी संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित करने पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध डेडलॉक हो जाता है तो उसे सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से लगभग दुगनी है तो जॉइंट सिटिंग में आमतौर पर लोकसभा का पक्ष हावी रहता है। हाँ, नेचुरली। लेकिन संविधान संशोधन जैसे इतने महत्वपूर्ण मामले में जो देश के फंडामेंटल लॉ को बदल रहा है, अगर दोनों सदनों में अग्रीमेंट नहीं बनता, मान लीजिए लोकसभा ने स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया पर राज्यसभा ने नहीं किया, तो वो बिल वहीं खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। जॉइंट सिटिंग बुलाकर डेडलॉक रिजॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल नहीं लगता? रोजमर्रा के कानूनों ऑर्डिनरी बिल्स पर अगर मम्मी पापा मतलब लोकसभा राज्यसभा में झगड़ा हो तो दादाजी प्रेसिडेंट सबको साथ बिठाकर जॉइंट सिटिंग करके मामला सुलझा सकते हैं। हाँ। लेकिन घर के बंटवारे या वसीयत मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे सबसे बड़े फैसले पर अगर दोनों में ठन जाएं तो बात वहीं खत्म, कोई जॉइंट फैमिली मीटिंग नहीं हो सकती। क्रिटिक्स कहते हैं कि अजीब है कि आपने ज्यादा जरूरी चीज पर डेडलॉक सॉल्व करने का तरीका ही नहीं दिया। इसका नतीजा ये होता है कि राज्यसभा को संविधान संशोधनों पर एक तरह से ज्यादा इफेक्टिव वीटो पावर मिल जाती है ऑर्डिनरी लॉस के मुकाबले। अच्छा। क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ में तो लोकसभा जॉइंट सिटिंग में अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके राज्यसभा की ऑपोजिशन को ओवरकम कर सकती है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं। सही कहा। अब छठी आलोचना पर आते हैं। ये प्रक्रिया के नेचर से जुड़ी है। कहा जाता है कि संशोधन की प्रक्रिया काफी हद तक एक सामान्य विधायी प्रक्रिया ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के समान है। मतलब जैसे सामान्य कानून बनते हैं लगभग वैसे ही संविधान संशोधन भी होता है।
बिल्कुल। स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट और कुछ मामलों में स्टेट रेटिफिकेशन को छोड़ दें तो बाकी प्रोसीजर काफी हद तक सेम है। बिल इंट्रोड्यूस होगा, उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहां भी यही प्रोसेस रिपीट होगा। कोई बहुत ज्यादा अलग, ज्यादा सॉलम या ज्यादा रिगरस प्रोसीजर नहीं अपनाया गया है, जैसा शायद दुनिया के कुछ और संविधानों में है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? क्रिटिक्स ये कहते हैं कि संविधान, जो देश का सुप्रीम लॉ है, जो हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स की नींव है, उसे बदलने के लिए कोई बहुत ज्यादा विशिष्ट या पवित्र सैक्रोसैंक्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हाँ, ये सवाल है। क्या इससे ये रिस्क नहीं बढ़ता कि सत्ताधारी दल इसे बस एक और कानून की तरह ट्रीट करे और बार बार अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहें? जैसे आप अपनी रोज की टू डू लिस्ट, साधारण कानून बदलने और अपने जीवन के कोर प्रिंसिपल्स, संविधान बदलने के लिए लगभग एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। सही उदाहरण है। उस प्रोसेस में शायद वो ग्रेविटी या सीरियसनेस रिफ्लेक्ट नहीं होती जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये डिग्निटी और ग्रेविटी का सवाल है जो आलोचक उठाते हैं। क्या संविधान संशोधन को ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग से ज्यादा डिस्टिंक्ट होना चाहिए था? ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट भी है। और सातवीं आखिरी मुख्य आलोचना ये है कि संशोधन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान, खासकर आर्टिकल 368 में, बहुत संक्षिप्त है, स्केची हैं, उनमें विस्तार और क्लैरिटी की कमी है। हाँ, आर्टिकल 368 प्रक्रिया की मोटी-मोटी रूपरेखा तो देता है, लेकिन कई डिटेल्स मिसिंग हैं या एम्बिगुअस हैं। जैसे, क्या संशोधन बिल प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं? बाद में 24th अमेंडमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं भेज सकते, पर पहले ये अनक्लियर था। अच्छा। स्पेशल मेजॉरिटी की कैलकुलेशन कैसे होगी, खासकर जब कुछ सदस्य अब्सटेन करें? स्टेट रैटिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी? क्या स्टेट्स विड्रॉ कर सकते हैं? ये सब चीजें आर्टिकल में एक्सप्लिसिटली क्लियर नहीं है। बात पर बहस होगी। मिलजुल कर का मतलब क्या है? टीवी कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही आर्टिकल 368 की ब्रेविटी और एम्बिग्विटी के कारण इंटरप्रिटेशन के लिए काफी स्कोप रहता है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि कई मामले बार बार न्यायपालिका, जुडिशरी तक पहुंचे हैं। केशवानंदा भारती केस से लेकर मिनर्वा मिल्स तक सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देकर आर्टिकल 368 के स्कोप और प्रोसीजर को इंटरप्रेट करना पड़ा है। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म भी इसी एम्बिग्विटी और पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पर डिबेट से हुआ। तो प्रक्रिया में क्लैरिटी की कमी ने लिटिगेशन और जुडिशियल इंटरवेंशन को बढ़ावा दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, तो ये सब तो हुई आलोचनाएं। कोई स्पेशल बॉडी नहीं, इनिशिएटिव सिर्फ पार्लियामेंट के पास, राज्यों की सहमति का थ्रेशोल्ड कम 50% और स्कोप लिमिटेड, रैटिफिकेशन के लिए टाइम लिमिट नहीं, डेडलॉक पर जॉइंट सिटिंग नहीं, प्रोसेस ऑर्डिनरी लॉ जैसा, और प्रोविजंस स्केची और वेग। सुनने में तो ये काफी सारे सीरियस इश्यूज लगते हैं। हाँ, ये आलोचनाएं अपनी जगह वैलिड है और इन पर गौर किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का दूसरा पहलू भी है। सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। ओके, तो अब आते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पर। क्या इस सिस्टम के डिफेंस में कुछ कहा जा सकता है? क्या इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिन्होंने इतने सालों तक इसे वर्केबल बनाए रखा है? बिल्कुल। इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि भारत की संशोधन प्रक्रिया पिछले 70+ सालों में काफी हद तक सफल रही है। ये सरल, सिंपल और आसान, इजी साबित हुई है, जिसने संविधान को देश की बदलती जरूरतों और परिस्थितियों, चेंज्ड नीड्स एंड कंडीशंस के अनुसार अडैप्ट करने में मदद की है। हाँ, ये तो है। संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, उसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए और भारतीय प्रक्रिया ने इसकी गुंजाइश दी है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। मतलब ये इतनी लचीली, फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल इसे अपनी मर्जी से जब चाहे जैसे चाहे बदल सके। हाँ, बिल्कुल। स्पेशल मेजॉरिटी और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति की जरूरत इसे रोकती है, एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है। और न ही ये इतनी कठोर, रिजिड है कि जरूरत पड़ने पर बदल ही ना पाए, जैसा कई देशों के संविधानों के साथ होता है, जहां संशोधन करना लगभग नामुमकिन होता है। प्रिसाइजली। मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट केसी वियर ने इसी बात को हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया लचीलेपन और कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाती है। अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अच्छा।
ये ना तो यूके की तरह है जहां संसद साधारण बहुमत से संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है वहां, और ना ही यूएस या ऑस्ट्रेलिया की तरह जहां संशोधन प्रक्रिया इतनी जटिल और मुश्किल है कि बहुत कम संशोधन हो पाते हैं। भारत ने एक मिडल पाथ अपनाया है, एक बीच का रास्ता। और मुझे याद आ रहा है हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसी तरह की बात कही थी। हाँ, उन्होंने कहा था जबकि हम इस संविधान को उतना ही ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं। संविधान में कोई स्थायित्व, परमानेंस नहीं होता। उसमें एक निश्चित लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल। यदि आप किसी संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र के विकास को, एक जीवित महत्वपूर्ण जैविक लोगों, अ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल के विकास को रोकते हैं। उनका मानना था कि संविधान को देश के साथ इवॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी संविधान सभा में साफ कहा था कि सभा ने जानबूझकर इस संविधान पर अंतिमता, फाइनलिटी और अचूकता, इनफॉलिबिलिटी की मोहर लगाने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उन्होंने संविधान में संशोधन के लिए एक सरल प्रक्रिया, फैसल प्रोसीजर प्रदान करने की वकालत की। उन्होंने खास तौर पर कहा कि वे कनाडा जैसी कठोरता या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी असाधारण जटिल शर्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायरिंग स्पेशल कन्वेंशंस और रेफरेंडम्स से बचना चाहते थे। उनका मानना था कि जरूरत पड़ने पर संविधान बदलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। केसी वेयर ने एक और दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रियाओं की विविधता, वैरायटी की प्रशंसा की थी। हमारे अब 3 तरीके हैं ना? हाँ, 3 तरीके हैं। कुछ चीजें सिंपल मेजॉरिटी से, जैसे नए राज्य बनाना, सिटीजनशिप रूल्स। सही। ज्यादातर चीजें स्पेशल मेजॉरिटी से, और कुछ कोर फेडरल चीजें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन से। मैंने कहा था संशोधन प्रक्रिया में ये विविधता बुद्धिमत्ता पूर्ण है, लेकिन शायद ही कहीं पाई जाती है। दिस वैरायटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट रेयरली फाउंड। ये वैरायटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वैरायटी इसलिए समझदारी भरी है क्योंकि ये मानती है कि संविधान के सभी हिस्से बराबर महत्व के नहीं हैं। अच्छा। कुछ प्रावधान प्रोसीजरल या टेम्पररी नेचर के हैं, उन्हें बदलना आसान होना चाहिए। कुछ ज्यादा फंडामेंटल हैं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को सीधे इफेक्ट नहीं करते, उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी काफी है। और जो प्रावधान कोर फेडरल प्रिंसिपल से जुड़े हैं या फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, उनके लिए सबसे कठिन प्रक्रिया स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन रखी गई है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। ये एक ग्रेडेड अप्रोच है जो प्रोविजन के इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल तय करती है। अच्छा, ये बात तो सही है। और एक और जाने माने विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन, जिन्होंने भारतीय संविधान पर काफी गहराई से काम किया है, उनका भी व्यू काफी पॉजिटिव था इस पर। हाँ, ऑस्टिन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है, संशोधन प्रक्रिया संविधान के सबसे सक्षम रूप से कल्पित, एबली कंसीव्ड पहलुओं में से एक साबित हुई है। हालांकि ये जटिल दिखाई देती है, ये केवल विविध, मेनली डाइवर्स है। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है वो असल में जरूरत के हिसाब से बनाई गई डाइवर्सिटी है। बिल्कुल। ऑस्टिन का मानना था कि ये प्रक्रिया भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है, जिसने संविधान को अडेप्ट करने की क्षमता दी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि हाँ, आलोचनाएं जायज है, प्रक्रिया में एम्बिग्विटीज है, राज्यों की भूमिका सीमित लग सकती है, सेंटर का डोमिनेंस दिखता है, जॉइंट सिटिंग का ना होना अजीब लगता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस प्रक्रिया ने 70 सालों से काम किया है। हाँ, काम तो किया है। ये एक संतुलन साधने में कामयाब रही है। न तो ये इतनी आसान है कि संविधान खिलौना बन जाए, न इतनी मुश्किल कि देश की जरूरतें पूरी ना हो सके। इसने संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक ऑर्गेनिक एंटिटी बनाए रखने में मदद की है जो समय के साथ इवॉल्व हो सके। हाँ, ये बहस हमेशा चलती रहेगी कि क्या ये संतुलन परफेक्ट है? क्या राज्यों को और ज्यादा पावर मिलनी चाहिए? क्या प्रक्रिया और ज्यादा डिटेल्ड और अनएम्बिग्युअस होनी चाहिए? क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने इस संतुलन को सही दिशा में मोड़ा है या संसद की शक्ति को अनुचित रूप से सीमित किया है? ये सब जायज सवाल हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि इस मिलीजुली प्रक्रिया ने अपनी खामियों के बावजूद भारत जैसे विशाल और विविध देश को संवैधानिक फ्रेमवर्क के भीतर इवॉल्व होने और जुड़े रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि भारतीय राजनीति के अध्याय 11 संविधान का संशोधन पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा आपको पसंद आई होगी।
यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए तो यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।